जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई है। उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे और डबल एजेंट का काम कर रहे संजय राउत भी मौजूद थे। हालांकि संजय राउत को एक खास मैसेज देने के लिए बुलाया गया था, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब बात यह है कि ये जो मुलाकात सोमवार को हुई है, इस मुलाकात का मकसद क्या था? जो उद्धव ठाकरे इतने दिनों से अघाड़ी से अलग होने की बात कर रहे थे, अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, अभी तक शरद पवार से मुलाकात नहीं की है, जो नतीजे आने के बाद वो आज अचानक क्यों मिले, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। एक बड़े कारण से इन दोनों ने मुलाकात की है। मुलाकात सोमवार को हुई। शरद पवार की मुंबई में रियल ओक स्थित जो उनका घर है, वहां पर उद्धव ठाकरे पहुंचे। अब उद्धव ठाकरे तो अपने पिताजी की कई परंपराएं पहले ही तोड़ चुके हैं। उनसे मिलने के लिए, बाला साहेब ठाकरे से मिलने के लिए सब मातोश्री आते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे घूम घूम कर अब सबकी जगह पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी औकात, अपनी राजनीतिक हैसियत ही गिर गई है। खैर, उद्धव ठाकरे वहां पहुंचे थे और इस बैठक में देखिए 3 लोग मायने रखते हैं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। क्योंकि ये जो 3 लोग हैं, ये डिसीजन मेकर हैं। ये जो बैठक थी, डिसीजन मेकर्स की बैठक थी। अपनी पार्टी में जो लोग फैसला लेते हैं, यानी कि अगर ये कुछ यहाँ तय करेंगे तो वो इम्प्लीमेंट होगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा यहाँ जो तय होगा। इसीलिए किसी और नेता को साथ नहीं ले जाया गया। इससे संजय राउत के बाद किसी और नेता की शरद पवार से मुलाकात नहीं हुई, सीधे उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई। अब कल तो मुलाकात हुई थी, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि इस मुलाकात में चर्चा क्या हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो इनके अंदरूनी पार्टी के नेता हैं, जो सब चीजें बता रहे हैं कि इनके बीच में आखिर चर्चा क्या हुई है। कोई भी नाम लेकर तो नहीं बताता, लेकिन कुछ चीजें बाहर आती हैं कि आखिर मुख्य विषय क्या था। ये चर्चा जो है, देखिए, ये चर्चा के केंद्र में कांग्रेस और बीजेपी थे। जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में एक लंबी बातचीत हुई, उसमें चर्चा जो थी वो कांग्रेस और भाजपा को लेकर है। कांग्रेस और भाजपा, किसके साथ रहा जाए, किसका साथ छोड़ा जाए, किस तरह छोड़ा जाए, कौन इस वक्त फायदेमंद हो सकता है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये मुलाकात उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच क्यों हुई, इसमें कांग्रेस क्यों नहीं थी? क्योंकि कांग्रेस का साथ अगर आप रखते हैं तो आप भाजपा के साथ नहीं आ सकते, और भाजपा का साथ रखते हैं तो आप कांग्रेस के साथ नहीं आ सकते। और ये दोनों पार्टियां इस वक्त ऐसी स्थिति में हैं कि दोनों को इस वक्त फैसला करना है, और दोनों ही इस वक्त सत्ता के करीब होना चाहती हैं, क्योंकि बुरी तरह टूट चुकी हैं, बिखर चुकी हैं दोनों ही पार्टियां। देखिए, दोनों की विचारधारा तो अलग है। जहां शरद पवार जो है वो तुष्टीकरण वाली पार्टी से हैं, और उद्धव ठाकरे हालांकि अब तुष्टीकरण वाले बन गए हैं, लेकिन उनके पिताजी ने उनको हिंदुत्व का विचार दिया था। शिव सैनिक आज भी हिंदुत्व की बात करते हैं। दोनों के विचार अलग हैं, लेकिन दोनों की समस्याएं एक जैसी हैं, और इन्हीं समस्याओं पे चर्चा हुई है कि इन समस्याओं से अब निजात कैसे पाया जाए। देखिए, जब से दोनों की पार्टी टूटी है और चुनावी नतीजों में जो इनकी हार हुई है, उससे पूरी तरह पार्टी बिखर गई है। कांग्रेस का ऐसा हाल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस टूटी नहीं है। कांग्रेस की स्थिति चुनाव में खराब जरूर हुई, लेकिन वो अस्तित्व के संकट से नहीं गुजर रही है। ये दोनों गुजर रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी के नेता रोज धमकियां देते हैं, नेताओं को जो है रोज ऑफर आते हैं। अब किस दिन सुबह उठ के कौन सा सांसद चला जाए, कौन सा विधायक चला जाए, अब कुछ नहीं कहा जा सकता। इतनी अनिश्चितता है दोनों पार्टियों में कि शरद पवार कब अकेले पड़ जाएं और उद्धव ठाकरे कब जो है सिर्फ आदित्य ठाकरे के साथ पार्टी में बच जाएं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि संजय राउत पर भी वो भरोसा नहीं कर सकते। तो ये स्थिति अब रोज की बन गई है। जैसे कि शरद पवार के सांसदों को अजीत पवार ने ऑफर दिया था अभी दिसंबर के आखिरी में, हालांकि उस वक्त ऑफर स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन विचार चल रहा है। अब दोनों ही अपने ही नेताओं के घोर दबाव में इस वक्त हैं, और धीरे धीरे पार्टी के नेता खिसक रहे हैं। जैसे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से कई कॉर्पोरेटर्स चले गए, कई जो है पदाधिकारी चले गए हैं, यहाँ तक कि एसटी कामगार सेना के लोग भी चले गए। तो ये रोज की स्थिति बन गई है। अब ये हो क्यों रहा है? देखिए, होने की वजह है भाजपा के साथ ना होना। आखिर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे कैसे उनके नेताओं को अपनी तरफ लुभा रहे हैं? इसकी वजह है भाजपा, क्योंकि भाजपा सत्ता में है। दोनों पार्टियां जानती हैं कि इस वक्त जो है भविष्य महाराष्ट्र में और केंद्र में
भाजपा के साथ है, क्योंकि केंद्र में भी उसकी सरकार है और यहाँ महाराष्ट्र में भी अगले 5 साल के लिए उसकी सरकार है और लगभग बहुमत के करीब सरकार है। उसे जरूरत नहीं है किसी और की। 15-17 विधायक कम है, वो तो कभी भी कोई भी पार्टी साथ दे सकती है। लेकिन शिंदे और अजीत पवार जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के नेताओं को किस लिए लुभा पाते हैं? इसीलिए कि हम आपको महायुति में जोड़ेंगे, हम आपको एनडीए का हिस्सा बनाएंगे और आपको सत्ता के करीब ले जाएंगे। और यही बात पहले भी हुई थी। आखिर जो आज स्थिति हो रही है कि बार बार इनके नेता छोड़कर इनको जा रहे हैं, वो पार्टी टूटने से पहले नहीं होती थी। क्यों? तब ये खबर नहीं आती थी कि शरद पवार के परिवार का दबाव है। लेकिन जब से पार्टी टूटी है तब से नेताओं के बाहर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। पार्टी टूटी कैसे? आखिर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपने नेताओं को 40-40 विधायकों को कैसे जो है अपनी तरफ कर पाए? उसकी भी वजह वही थी कि भाजपा का साथ, भाजपा से इन्हें मजबूती मिलती है। एक बड़ी पार्टी है, सत्ता के करीब है, सत्ता में है, तो इन विधायकों को इन्होंने यही ऑफर किया कि हम भाजपा से जुड़ेंगे, आप सत्ता में आएंगे, कोई मंत्री बनेगा या कोई और आपको प्रभार दिया जाएगा, तो आप ये कब तक विपक्ष में बैठे रहेंगे? इस तरह विपक्ष में बैठे रहने का या फिर ऐसी पार्टी के साथ बैठे रहने का क्या मतलब है जिनका ना तो केंद्र में कोई अस्तित्व है और जो अपनी विचारधारा से भटक चुके हैं? क्योंकि शिवसेना तो कमजोर हो ही रही थी। उनके कई जो विधायक है, कई नेता हैं, वो उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे थे। तो उन्होंने यही ऑफर किया कि आप अगर इनसे तोड़ कर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सत्ता में नहीं रहेंगे, क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, आप तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, आप तब भी आप कोई ना कोई पद पर रहेंगे और आप भाजपा के साथ हम जो है सरकार बनाएंगे। ये ऑफर उन्हें दिया गया और उद्धव ठाकरे से परेशान चल रहे थे। अगर उस वक्त भाजपा के साथ सरकार बनाने का ऑफर नहीं होता तो कोई भी एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाता। इसी तरह से जब शिंदे और महायुति की सरकार बन चुकी थी तब अजीत पवार ने भी यही ऑफर किया शरद पवार के विधायकों को कि आप विपक्ष में बैठकर क्या करेंगे, हम जो है सत्ता का हिस्सा क्यों ना बने, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? आपने एक बार 3 दलों ने मिलकर सरकार बना ली, फिर भी आप जो है सरकार 5 साल नहीं चला पाए। तो ये सारी बातें उसके केंद्र में भाजपा ही रही। शिंदे और अजीत पवार को जो मजबूती मिलती है वो भाजपा से मिलती है और यही बात शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में जो है चर्चा हुई है कि इन दोनों, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिंदे से ज्यादा लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजीत पवार से बड़े नेता शरद पवार है। इनका यही कहना था कि हम बड़े नेता हैं यहाँ के, लेकिन हमें जो है किसी बड़ी पार्टी का साथ नहीं है और हमारी अपनी पार्टी भी टूट चुकी है, तो क्यों ना भाजपा का साथ लिया जाए। दोनों ही पार्टियां अब एनडीए का, महायुति का हिस्सा बनने के लिए इस वक्त लालायित हैं और यही चर्चा हुई है कि क्यों ना किसी तरह एनडीए को सपोर्ट करके अपने आप को वहां सेट किया जाए, भाजपा का सॉफ्ट कॉर्नर लिया जाए, क्योंकि तब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी कहीं ना कहीं बैलेंस रहेंगे। वो भाजपा के पास भी विकल्प रहेगा और भाजपा जो है सॉफ्ट कॉर्नर रख सकती है इनके लिए। और ये महायुति का हिस्सा बनने की बात नहीं है, बात है मुद्दा आधारित समर्थन देने की। इन्होंने यही चर्चा की है कि किस तरह से एनडीए का सहयोग प्राप्त किया जाए, यानी कि देवेंद्र फडणवीस का, यहाँ से महायुति का और केंद्र में पीएम मोदी का सहयोग प्राप्त किया जाए। हम हिस्सा बनना तो संभव नहीं है, क्योंकि अमित शाह भी कह चुके हैं कि जो धोखेबाज रहे हैं, जिन्होंने इस तरह से दगा दी है, उनको जो है पार्टी में, उनको वापस गठबंधन में नहीं लिया जा सकता, तो उसका तो कोई चांस नहीं है। लेकिन आप मुद्दा आधारित समर्थन करके अपना सहयोग जाहिर कर सकते हैं, जैसे कि शरद पवार ने बाहर से समर्थन दे चुके हैं एक बार वो भाजपा को, अब भी बाहर से समर्थन दे सकते हैं। और अभी तो इतने बिल आने हैं, जैसे कि अभी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आना है, वहां समर्थन की बात कर सकते हैं, क्योंकि 8 सांसद इनके पास है, 9 सांसद उद्धव ठाकरे के पास है, 9 और 8 17 सांसद हो जाते हैं। तो ये सब चर्चा हुई है, क्योंकि अभी अघाड़ी करते हुए अकेले इधर उधर उछलने से कुछ नहीं होगा। आप कोई बयान दे दें, सबसे बड़ा विपक्ष खुद को कहे, लेकिन इस वक्त सत्ता पक्ष में इतनी मजबूत पार्टियां हैं, इतनी संख्या उनके पास है कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास जो है आप वो भी समेट कर नहीं रख पा रहे हैं। इसीलिए अब हम अघाड़ी में होने का मतलब है कि हम कांग्रेस के साथ हैं। अगर हम कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं तो अघाड़ी खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों ने विचार किया है कि जल्द ही कांग्रेस का साथ छोड़ा जाएगा और खुद को ये अघाड़ी को भंग करके अलग अलग तरीके से ये राजनीति में उतरा जाएगा और किसी तरह से भाजपा को मनाया जाएगा कि कम से कम सॉफ्ट कॉर्नर तो रखे, कुछ तो सहयोग करे, उसको बार बार समर्थन करके। क्योंकि आप पिछले कुछ बयानों में भी देखेंगे जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की तारीफ हो रही है, आरएसएस की तारीफ हो रही है, ये सब मस्का मारा जा रहा है, ऐसे ही नहीं है। ये दिखाया जा रहा है कि हम जो है
सत्ता से लड़कर नहीं रहना चाहते, हम धुर विरोधी नहीं बनकर रहना चाहते जैसे कि कांग्रेस करती है। कांग्रेस से अलग होने की वजह यही है कि विचार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हर चीज पर विरोध करती है। राहुल गांधी की राजनीति आप देख चुके हैं, चाहे राज्य में कुछ हो चाहे केंद्र के स्तर पर कुछ हो, वो भाजपा के केंद्र सरकार के हर फैसले का विरोध करते रहते हैं। उसमें अच्छाई क्या है बुराई क्या है वो इस पर सोचते ही नहीं है। अगर यही चलेगा महाराष्ट्र में तो फिर भाजपा भी फिर विरोध का जवाब विरोध से देगी। फिर क्यों आदित्य ठाकरे को विपक्ष का नेता बनाया जाएगा, क्यों शरद पवार जो है उनकी बेटी को, जो अपनी बेटी के लिए वो चाह रहे हैं वो उन्हें मिल पाएगा। शरद पवार की इच्छा ये भी है कि उनकी बेटी को कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए, केंद्र स्तर पर सांसद है। हालांकि भाजपा ने कोई सकारात्मक रुख नहीं दिया है, भाजपा की तरफ से अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा गया है, ना ही कोई मंजूरी दी गई है। लेकिन शरद पवार कोशिश में लगे हुए हैं कि जब उनको पता है कि आज नहीं तो कल अजीत पवार उनकी पार्टी को टेक ओवर कर ही लेंगे, उसकी कमान जो है अपने हाथ में ले ही लेंगे, उनके परिवार वाले ही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे में वो चाहते हैं कि उनकी बेटी सेटल हो जाए और वो इसलिए भाजपा से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी को कैबिनेट का दर्जा मिले, कैबिनेट मंत्री बन जाए। लेकिन भाजपा भी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी शरद पवार का वैसे कोई भरोसा नहीं होता और भाजपा को जरूरत भी नहीं है। इसी तरह से उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि उनके बेटे एडजस्ट हो जाए, विपक्ष के नेता बनके कांग्रेस से भी आगे निकल जाए और कुछ ना कुछ इनको भी काम में भी मदद मिलती रहे भाजपा से। तो ये सब सोचकर, और जैसे कि देखिए अभी जो संग्रहालय की बात हुई थी, बाला साहेब के स्मारक की बात हुई थी, उसमें उसके अध्यक्ष पद को लेकर एकनाथ शिंदे ने सर्वसम्मति से उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पास किया था शिवसेना ने, जो मूल असली शिवसेना है। अब इस पर फैसला देवेंद्र फडणवीस को लेना है, तो उद्धव ठाकरे की सांसें तो अटकी हुई हैं। तो ये पूरा जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति भाजपा के इर्द गिर्द है कि भाजपा के साथ हो तो आप मजबूत हो, भाजपा से दूर हो तो आप कमजोर हो। अब इसी पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार आगे चल रहे हैं और कैसे कांग्रेस से अलग हुआ जाए, अपनी अलग छवि बनाई जाए, इसको लेकर इन्होंने यहाँ पर तय किया है, चर्चा की है। और साथ ही संजय राउत को जो मैसेज दिया गया है, देखिए संजय राउत डबल एजेंट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शरद पवार से मिले थे, अब शरद पवार से मिले, उन्होंने क्या पट्टी पढ़ाई, फिर उन्होंने वो पट्टी उद्धव ठाकरे को पढ़ा दी। अब ये तो पहले से चलता आ रहा है। उद्धव ठाकरे कितना ही, अब संजय राउत को बार बार वार्निंग भी मिल चुकी है, लेकिन वो ये काम नहीं छोड़ते हैं और उद्धव ठाकरे के दिमाग में कुछ ना कुछ भरते रहते हैं। लेकिन उन्हें अपनी जबान संभालने के लिए बोला गया है। शरद पवार के साथ जो बैठक हुई थी, इसमें भी बोला गया है कि क्योंकि हम भाजपा की तरफ जाना चाहते हैं, भाजपा से सहयोग चाहते हैं, तो संजय राउत को अपने बयानों पर काबू रखना चाहिए। अब उन्हें, जैसे उन्होंने दिल्ली को लेकर बयान दे दिया कि अरविंद केजरीवाल को जिताना चाहिए, कांग्रेस को जो है साथ देना चाहिए। अरे आपको क्या मतलब है दिल्ली में क्या हो रहा है? अगर आप इस तरह से भाजपा के खिलाफ बोलते रहोगे तो महाराष्ट्र में आपको क्यों भाजपा से सहयोग मिलेगा? यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी संजय राउत के इस बड़बोलेपन से परेशान है। पिटाई तो हो ही चुकी है उनकी मातोश्री में। दूसरा, उनके जिला प्रमुख है, उन्होंने तो एक बहुत बड़ी बात बोल दी। नागपुर में कॉर्पोरेटर है, जिला प्रमुख है किशोर कुमेरिया, उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि यूबीटी चलाता कौन है, क्या उद्धव ठाकरे चलाते हैं या संजय राउत चलाते हैं? वो जिस तरह के बयान देते हैं, वो बयान जो है चर्चा में आ जाते हैं, वो मीडिया में खबर बनते हैं, पार्टी उससे कंफ्यूज हो जाती है, पार्टी की दिशा ही बदल जाती है। और यहाँ तक कि वो अपनी मनमर्जी से अब यहाँ नागपुर में आए, आजादी की घोषणा कर दी, एक जिला प्रमुख से मिलकर गए, एक से नहीं मिलकर गए। आखिर अब पुराने नेता हैं, आप पुराने नेताओं से मिलते ही नहीं हैं और आप जो नए नए आए हैं दूसरी पार्टियों से, आप उनके साथ ही लगे हुए हैं। तो संजय राउत को लेकर काफी नाराजगी है पार्टी में और इसीलिए उनको उनकी जुबान पर कंट्रोल करने को कहा गया है। इसीलिए अब ये तय किया गया है कि धीरे धीरे इस तरह से रणनीति तैयार करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि भाजपा को ये लोग सहयोग करेंगे, मुद्दा आधारित ही समर्थन करेंगे, क्योंकि महायुति में तो इनके लिए जगह नहीं है। और देखिए अभी से ही आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के चरणों में पड़े हुए हैं और ये लोग कांग्रेस से अलग होकर पूरी तरह से अब भाजपा की छत्र छाया चाहते हैं। हालांकि देखिए कितना सहयोग ये भाजपा को कर पाते हैं और भाजपा इन्हें कितना सहयोग करती है, ये आगे देखना होगा। लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे अब इसी दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।